हेलो बच्चों, आज हम मध्य प्रदेश पीएटी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का 12 चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि अध्याय 12 है फसल उत्पादन का। इसमें हम पूरी जानकारी जानेंगे कि फसल उत्पादन क्या है, उसमें कौन कौन से अच्छे बीज होना चाहिए, इसके बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो पढ़ते हैं। उद्यान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। फसल उत्पादन या फल विज्ञान कहलाता है। वो बता रहा है कि उद्यान विज्ञान वह शाखा है जिसमें फलों की खेती का अध्ययन किया जाता है, यानी फल फूल की खेती का हम अध्ययन करते हैं। फसल उत्पादन या फल विज्ञान कहलाता है। इसे इंग्लिश में पोमोलॉजी कहते हैं। फल विज्ञान में उपयोगी फलों के गुण तथा उपयोगिता और फल वृक्षों की वृद्धि, फलने फूलने की प्रवृत्ति, स्वभाव आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी हम इस में जो विज्ञान है, फल विज्ञान है, उसमें हम पढ़ेंगे कि इसकी फल ये उसकी प्रवृत्ति कैसी है, कितने दिन में बढ़ता है, क्या स्वभाव है, उसका हम अध्ययन करेंगे। फसल उत्पादन के विशेषज्ञ को पोमोलॉजिस्ट कहते हैं। यानी कि इंग्लिश और हिंदी में भी उसे फसल उत्पादक के जो विशेषज्ञ है उसे पोमोलॉजिस्ट कहते हैं। ऐसे स्थानों को जहां पर फलों के वृक्ष एक योजना के अंतर्गत किसी विशेष उद्देश्य से लगाए जाते हैं, फलों उद्यान या फलों का बाग कहते हैं। यानी ऐसे स्थान जहाँ की पूरी व्यवस्था के साथ फल फल के पौधे लगाए जाएं, उन्हें फलों उद्यान या फलों का बगीचा कहते हैं। और फलों की खेती करने वाले को फलों उत्पादक कहते हैं। यानी फल उत्पादक या फ्रूट प्रोड्यूसर कहते हैं। यानी जो खेती करता है, जो उगाता है, उसे फल उत्पादक कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके महत्व के बारे में जानेंगे, यानी इम्पोर्टेंस। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। यानी हमारा जो शरीर है उसको हमें स्वस्थ रखना है तो हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार में फलों की मात्रा का भी विशेष महत्व है। यानी जो संतुलित आहार होता है उसमें जो फल हैं उनका बहुत बड़ा महत्व है। फलों की 85 ग्राम मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन भारत में आवश्यकता होती है। यानी वो बता रहा है कि जो भारत देश है उसमें 85 ग्राम मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होना चाहिए, जबकि फलों का उपभोग इससे काफ़ी कम है। यानी अब वो बता रहा है कि जो फलों का उपभोग है जो हम लेते हैं वो इससे बहुत कम है। फलों का महत्व निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर आधारित होता है। यानी जो फल है उनका महत्व इन कुछ बिंदुओं पर आधारित होता है, जैसे कि पोषक मूल्य, न्यूट्रेटिव वैल्यू। पोषक तत्वों का संतुलित आहार में काफ़ी महत्व होता है, क्योंकि फलों में पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन आदि होते हैं। यानी पोषक तत्व का फलों में बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे कि विटामिन्स, विभिन्न विटामिन्स भी फलों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यानी प्रचुर का होता है ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे विटामिन ए आम, पपीता आदि में प्रचुरता से पाया जाता है। यानी जो विटामिन ए है वो आम, पपीता आदि में प्रचुरता से पाया जाता है, यानी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन बी, विटामिन सी खट्टे फलों में भी पाए जाते हैं। यानी जो विटामिन ए, बी और विटामिन सी है वो खट्टे फलों में पाए जाते हैं। धार्मिक महत्व, यानी अब जो हमारे धर्म है उसके हिसाब से फलों का क्या महत्व है। फलों का धार्मिक कार्यों में भी काफ़ी महत्व है। यानी हमारे जो धार्मिक कार्य है उनमें भी फलों का काफ़ी यानी बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे केले के पत्ते, आम की पत्तियां व टहनियाँ आदि प्रयोग किए जाते हैं। यानी जो हम हवन होता है
या बहुत सारे प्रोग्राम में इन फलों के पत्तों का भी, पेड़ों के पत्तों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जो केले के पत्ते होते हैं वो गणेश जी बैठाते हैं तब करते हैं, और आम की पत्तियां भी ऐसे ही काम आती है। अब फलों से हमें आर्थिक महत्व क्या है? मनुष्य को आर्थिक रूप से समृद्ध भी बनाते हैं, यानी जो मनुष्य है उसको आर्थिक लाभ भी पहुंचाते हैं जो फल की अगर हम खेती करते हैं तो। इसलिए आर्थिक महत्व भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी वो बता रहा है कि जो आर्थिक महत्व है हमें महत्व पहुंचाएगा, पैसा कमाएगा, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। सामाजिक महत्व, यानी हमारे समाज में इन सब चीज़ों की उपलब्धता रहेगी तो समाज में भी उसका महत्व है। फल वृक्षों द्वारा भूमि कटाव भी रोकने में मदद मिलती है, यानी जो फल वृक्ष होते हैं वृक्षों के द्वारा भूमि कटाव भी रुकता है। जैसे फलों की निर्यात से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, यानी हम जो फल हैं उनको हम दूसरे देशों में निर्यात करते हैं, उससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, यानी उससे हमें पैसा मिलता है। फल वाले पौधों का प्रबंधन, यानी अब जो फल वाले पौधे हैं उनका कैसा प्रबंध करना चाहिए? तो फल वाले वृक्षों का प्रबंधन निम्नलिखित 2 विधियों द्वारा किया जाता है। यानी जो फल है उनका प्रबंध इनको 2 विधियों द्वारा किया जाता है। लैंगिक प्रबंधन, इस विधि के पौधों बीज द्वारा तैयार किए जाते हैं जिन्हें बीजू पौधे कहते हैं। जैसे नींबू प्रजाति तथा आम की कुछ जातियों में कभी कभी एक बीज से ही बहुत से बीज निकल आते हैं जो मात्र पौधों से गुणों में मिलता जुलता होता है। आमतौर पर बीज द्वारा प्रबंधन पपीता, फालसा, नींबू, आम आदि से किया जाता है। अलैंगिक या वानस्पतिक प्रबंधन, इस विधि में मात्र पौधों के विभिन्न वानस्पतिक भागों से नए पौधे तैयार किए जाते हैं। जैसे उसके अब क्या लाभ है? जिन फलों में बीज नहीं बनता वे इस विधि से आसानी से प्रवर्धित हो जाते हैं। ऐसे पौधे अल्पायु में ही पौधे देने लगते हैं, यानी जो ऐसे पौधे होते हैं वो अल्पायु यानी कम समय में ही फल या फूल देने लगते हैं। ऐसे पौधे गुणों में मात्र पौधे के समान होते हैं, यानी जो पौधा है उसी के समान इसके गुण होते हैं। कीट व्याधियों के प्रकोप को बाइंडिंग व ग्राफ्टिंग करके रोका जा सकता है, यानी बाइंडिंग और ग्राफ्टिंग करके हम कीटों का प्रकोप भी रोक सकते हैं। वनस्पतिक प्रबंधन की विधियां, कलम विधि, जैसे जड़ कलम, इस विधि में 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी जड़ के टुकड़े ले लिए जाते हैं और इन्हें मिट्टी में समांतर स्थिति में लगा दिए जाता है। जैसे सेब, चेरी, नाशपाती, आलूचा, अमरूद आदि। पत्ती कलम, जिन पौधों की पत्तियां गुद्देदार व मोटी होती है उनमें यह विधि अपनाई जाती है। परिपक्व पत्ती पूरी या भागों में करके समांतर और कुछ पौधों की पत्ती डंठल सहित लेकर उपयुक्त मिट्टी में लंबवत लगभग आधी गाड़ दी जाती है। तना कलम, इस विधि द्वारा बहुत से पौधे तैयार किए जाते हैं। तना कलम लकड़ी की परिपक्वता अनुसार 3 प्रकार की होती है। कोमल लकड़ी वाली कलम, ये कलम नई वृद्धि वाली प्रारोहों से ली जाती है। इनकी लंबाई 8 से 12 सेंटीमीटर होती है। आर्द्र परिपक्व लकड़ी वाली कलम, इस प्रकार की कलम पिछले मौसम की वृद्धि वाली लकड़ी से भी प्राप्त की जाती है। मात्र
पौधे से अलग करने में टूटने पर हल्की आवाज आती है। सदाबहार पौधे से इस प्रकार की कलम ली जाती है। पूर्ण परिपक्व लकड़ी वाली कलम, इस प्रकार की कलम कठोर व 1 वर्ष पुरानी लकड़ी की होती है। पर्णपाती फल वृक्षों में इस प्रकार की कलम अधिकतर प्रयोग में लाई जाती है, जैसे अनार, अंजीर, नाशपाती आदि। सदाबहार पौधे की कलम वर्षा ऋतु के प्रारंभ में लगाई जाती है। पर्णपाती पौधों की कलम बसंत ऋतु में लगाई जाती है। आर्द्र परिपक्व लकड़ी की कलम में ऊपर का कठान ढलवा और नीचे का कठान सीधा काटा जाता है। नर्सरी में कलम लगभग 45 डिग्री का कोण बनाते हुए 2/3 भाग गहरी लगभग 10 सेंटीमीटर कलम से कलम व 10 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी पर लगाई जाती है। लेयरिंग, दाब लगाना। लेयरिंग किसी तने पर अपने मात्र पौधे से जुड़े रहते हुए जड़ों का विकसित होना है। जड़ें उत्पन्न होने के पश्चात तने को अपनी जड़ों से स्वतंत्र रूप से नया पौधा तैयार करने के लिए मात्र पौधे से अलग कर दिया जाता है। दाब अपेक्षाकृत प्रबंधन की एक खर्चीली विधि है। यानी यो दाब अपेक्षाकृत प्रबंधन की एक खर्चीली विधि है, यानी हम उसको करते हैं तो उसमें थोड़ा खर्च आता है। लेयरिंग व धब्बा की विभिन्न विधियां, यानी जो लेयरिंग और धब्बा होती है उसकी कुछ अलग अलग विधियां हैं। साधारण धब्बा, इसमें भूमि की समीप वाली शाखा का 15 से 30 सेंटीमीटर का सिरा छोड़कर कली के पीछे थोड़ा सा कटान या लगभग 2-3 सेंटीमीटर लंबा छाल का छल्ला उतार कर इसे तैयार भाग को 8 से 12 सेंटीमीटर गहरा भूमि में दबा दिया जाता है। कंपाउंड दाबा, इसमें कोमल लंबी शाखा को साधारण दब्बा कई बार दोहराया जाता है। यह विधि लताओं के लिए अच्छी है। सिरा दब्बा, इसमें उसी मौसम में वृद्धि की गई शाखा के सिरे को झुकाकर मिट्टी में 5 से 8 सेंटीमीटर गहरा दबा देते हैं। इस विधि द्वारा ब्लैकबेरी व लोगन बेरी के पौधे तैयार किए जाते हैं। अब खाई दब्बा, इस विधि में पौधे की शाखा को झुकाकर थोड़ा सा शिकर का भाग छोड़ते हुए बाकी को तैयार नाली की मिट्टी में समांतर 5 सेंटीमीटर गहरा दबा दिया जाता है। स्टूल या ढेरी दब्बा, इसमें पौधों की उसके सुषुप्त काल में भूमि के समीप से काट दिया जाता है। जब पौधे से प्रारोह निकलकर 8 से 10 सेंटीमीटर के हो जाएं, उन पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं, जैसे नाशपाती व सेब के मूल वृंत तैयार करने में। जैसे गुट्ठी, ऐसी शाखाएं जो भूमि से पर्याप्त ऊंची होती है, उन पर यह विधि अपनाई जाती है। इस विधि को चाइनीज लेयरेज, पोर्ट लेयरेज व मार्किटेज आदि नामों से पुकारा जाता है, जैसे लीची, नींबू, महानींबू, काजू व अनार आदि।
ग्राफेट्स ग्राफेट्स में साधारण पौधा दो भागों से मिलकर बनता है। मूल वृंत जो जड़ वाला भाग बनाता है। सांकुर डाली यह ऊपर जोड़े जाने वाला भाग बनाती है। ऐसी सभी विधियां जिनमें सांकुर डाली व मूल वृंत से मिलकर नया पौधा तैयार किया जाता है वे ग्राफेज कहलाता है। ग्राफेज का वर्गीकरण जुड़ा हुआ इनांचिंग यह सबसे अधिक प्रचलित विधि है। इसमें सांकुर डाली को मात्र पौधे से जुड़ा रखते हुए मूल वृंत पर जोड़ा जाता है और सांकुर डाली व मूल वृंत का जोड़ पूरी तरह हो जाने पर ही जोड़ के पीछे सांकुर वाली प्रारोह को मात्र पौधे से काटकर स्वतंत्र पौधा बनाया जाता है। जी हाँ, इनार्चिंग इसमें पहले मूल वृंत व सांकुर डाली में साधारण इनार्चिंग की तरह कटान लगाने हैं। फिर मूल वृंत में ऊपर से नीचे को जी हाँ बना दी जाती है। इसके बाद दोनों भागों की जी हाँ को एक दूसरे में फंसा देते हैं और बांध देते हैं। डिटेच्ड बंडिंग इस विधि में सांकुर डाली वाले वृक्ष से कली लेकर विभिन्न विधियों द्वारा मूल वृंत पौधे पर लगाई जाती है। कली वाली शाखा स्वस्थ व ओजस्वी वृद्धि वाली होनी चाहिए। कली उसी वृक्ष की वृद्धि वाली परिपक्व लकड़ी वाले शाखा से लेनी चाहिए। जो कली फूटना प्रारंभ कर दे उसे नहीं लेना चाहिए। बंडिंग की विभिन्न विधियां यानी जो बंडिंग है उसकी कुछ अलग अलग विधि भी हो सकती है, जैसे टी-सा सील्ड बंडिंग। इस विधि में टी आकार का कटान मूल वृंत पर लगाया जाता है और सील्ड आकार की कली ली जाती है, अतः इसे दोनों नामों से जाना जाता है। यह विधि सामान्यतः प्रवर्धन की 90% तक सफल विधि है, यानी ये विधि है वो 90% तक सफल हो सकती है, यानी 10% ही खराब हो सकती है। इसके चांसेस हैं बस 10% खराब होने के। इस विधि में मूल वृंत पर लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी लंबवत कटान डाल में देकर उसमें थोड़ा सा समतल कटान लगाते हैं। फिर चुनी हुई कलिका को प्रविष्ट करते हैं और बांध देते हैं, यानी ये कटान लगाकर उसे फंसाकर उसे बांध देते हैं। उल्टी टी बंडिंग, जैसे कि आप उल्टी तरीके से कैसे टी बंडिंग करते हैं। जिन क्षेत्रों में बंडिंग के समय वर्षा होती है वहाँ पानी से बचाने के लिए यह विधि अपनाई जाती है, यानी उल्टी करके लगा देते हैं ताकि पानी उसके अंदर न जाए। पेच बंडिंग, यह विधि मोटी छाल वाले पौधों में अधिक सफलता प्रदान करती है, जैसे अखरोट आदि। यानी ये मोटी छाल होती है जिन पौधों की, उनमें ये अधिक सफलता प्रदान करती है, यानी ज़्यादा चांसेस रहते हैं ये लग पाएगी, यानी अगर पतली छाल वाली पर ये नहीं चलेगी। चिप बंडिंग, यह विधि जब मूल वृंत स्पुष्ट
शुष्क अवस्था में होता है और उसकी छाल लकड़ी से अलग नहीं हो पाती है, परंतु वह समय बॉन्डिंग के लिए उपयुक्त होता है, अपनाई जाती है। अब फ्लूइड बॉन्डिंग, यह विधि लगभग पेच बॉन्डिंग की तरह होती है। फ्रारकट बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग, ग्राफ्टिंग। अब सिंपल ग्राफ्टिंग या बीहिप ग्राफ्टिंग, यानी सरल ग्राफ्टिंग या बीहिप ग्राफ्टिंग, ये सबसे साधारण विधि है, यानी बहुत सरल विधि है। सामान्यता प्रयोग की जाती है, यानी सामान्यता लगभग सभी जगह पर प्रयोग की जाती है, जैसे चेरी, सेब, यानी कौन कौन सी जगह प्रयोग करते हैं, जैसे चेरी और सेब। बेज ग्राफ्टिंग, यह विशेषताया टॉप वर्किंग वृक्षों की बिखरी शाखाओं में प्रयोग की जाती है, यानी जो टॉप वर्किंग वृक्ष होते हैं उनकी बिखरी शाखाओं में प्रयोग की जाती है। सैडल ग्राफ्टिंग, इसमें उल्टी वी आकार का कटान सांकुर डाली व बेज आकार का कटान मूल वृंत में लगाया जाता है। नोच ग्राफ्टिंग, यह विधि पुराने अधिक व्यास वाले मूल वृंतों पर की जाती है। वीनियर ग्राफ्टिंग, यह साइड ग्राफ्टिंग की अपेक्षाकृत नई विधि है जो आजकल काफी प्रचलित होती जा रही है। मार्च से अगस्त तक विनियर ग्राफ्टिंग की जा सकती है, यानी जो विनियर ग्राफ्टिंग है वो मार्च से अगस्त तक की जा सकती है। आम में यह विधि काफ़ी सफल सिद्ध हुई है, यानी जो आम वृक्ष होता है उसमें ये विधि बहुत ज़्यादा सफल हुई है और आड़ू में भी अच्छे परिणाम मिलते हैं, यानी जो आड़ू पेड़ है उसमें भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। बेच ग्राफ्टिंग, ये विधि व्यावसायिक तौर पर सेब, नाशपाती, अंगूर आदि में प्रयोग की जाती है, यानी व्यवसाय यानी धंधे के तौर पर इनका प्रयोग किया जाता है। ब्रिज ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग की यह विधि सामान्यतः क्षतिग्रस्त तने पर मरम्मत के उद्देश्य से की जाती है, यानी जो ब्रिज ग्राफ्टिंग होती है, जो पेड़ क्षतिग्रस्त यानी टूट फूट जाते हैं उन पर मरम्मत के उद्देश्य से की जाती है, उन्हें सही करने के उद्देश्य से की जाती है। एपिकोटिल ग्राफ्टिंग, यह बहुत ही आधुनिक विधि है। यह विधि आम में काफ़ी सफल सिद्ध हुई है, यानी ये एपिकोटिल ग्राफ्टिंग है, ये बहुत आधुनिक यानी नई विधि है और ये आम के पौधे पर बहुत सफल हुई है। इस विधि द्वारा तैयार किए गए पौधे केवल 1 वर्ष के अंदर ही खेत में लगाने योग्य हो जाते हैं, यानी जो एपिकोटिल ग्राफ्टिंग है इसके द्वारा तैयार किए गए पौधे मात्र 1 वर्ष के उम्र में ही इन्हें खेत में लगाने योग्य हो जाते हैं। अब आम की खेती, जो आम है उसकी खेती कैसे करते हैं। अब आम का वानस्पतिक नाम मेंजिफेरा इंडिका है। परिवार है एनाकार्डिएसी। उत्पत्ति स्थान है इंडो बर्मा क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी भारत एवं बर्मा के बीच इनका उत्पत्ति स्थान है। अब आम फलों का राजा कहलाता है। हम आम को जानते हैं कि आम फलों का राजा है। आम भारत का राष्ट्रीय फल है और भारत आम का विश्व में सबसे अधिक उत्पादन व निर्यातक देश है, यानी आम भारत का राष्ट्रीय फल तो है ही सही, साथ में भारत आम का विश्व में सबसे अधिक उत्पादक यानी सबसे ज़्यादा आम भारत में उत्पादक किए जाते हैं व निर्यातक देश है, यानी सबसे ज़्यादा आम निर्यात भी भारत देश ही करता है। आम के पेड़ में द्विलिंगी व एकलिंगी नर पुष्प एक ही पेड़ पर पैदा होते हैं, यानी जो आम का पेड़ है उसमें द्विलिंगी व एकलिंगी नर पुष्प एक ही पेड़ पर पैदा होते हैं।
आम का फल अष्टफल होता है जो एक अंडाशय से बनता है, यानी ये अष्टफल होता है और एक ही अंडाशय से बनता है। आम के पके फल विटामिन ए व सी के उत्तम स्रोत है, यानी जो आम पका फल है उसका उसमें फल में विटामिन ए व सी के उत्तम स्रोत हैं, यानी बहुत अच्छे स्रोत हैं। आम के फल से आमचूर, चटनी, पापड़, स्क्वैश, जैम, मुरब्बा आदि बनते हैं, यानी ये सब चीज़ें आम के फल से बनते हैं। भारत में आम का क्षेत्रफल 10,63,000 हेक्टेयर है, जो कि संपूर्ण क्षेत्रफल का 42.7% है, यानी जो भारत देश में जितना क्षेत्रफल है उसका 42.7% क्या आम का क्षेत्रफल है। आम का विश्व का कुल उत्पादक का 70% भारत में होता है, यानी जो पूरे विश्व यानी दुनिया में जितना आम का उत्पादन होता है उसका सिर्फ 70% भारत अकेला करता है, यानी कि आधा से ज़्यादा यानी आधे से ज़्यादा कौन भारत ही उत्पादन करता है। अब आम के लिए जलवायु, आम है उसके लिए कैसी जलवायु में ये पैदा होता है। आम उष्ण जलवायु का फल होते हुए भी उपोष्ण जलवायु में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है, यानी उष्ण जलवायु का फल होते हुए भी इसको उपोष्ण जलवायु में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। आम के लिए 24 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। अगर फूल आने के समय तापमान अधिक है तो उभयलिंगी फूल पैदा होते हैं, यानी अगर जो फूल आते हैं आम में तब अगर तापमान ज़्यादा है तो उभयलिंगी फूल पैदा होते हैं। आम की बागवानी के लिए दोमट मिट्टी अच्छी रहती है, यानी जो दोमट मिट्टी है वो आम की बागवानी के लिए बहुत अच्छी रहती है, जिसका पीएच मान 5.5 से 7.5% हो तथा मृदा में घुलनशील लवणों की मात्रा 0.04 सेंटीमीटर से 0.05 सेंटीमीटर हो, यानी कि ये सब उसमें होना चाहिए। आम के पुष्पन पर दीप्तकाल का प्रभाव पड़ता है, यानी जो आम में फूल निकलते हैं तो उसमें दीप्तकाल का प्रभाव पड़ता है। तेज हवाओं से बचाने के लिए बागबानी के किनारों पर उत्तर तथा पश्चिम की ओर वायुवृंती लगाना चाहिए, यानी कि तेज हवाएं आती है तो उससे फल फूल खिल सकते हैं, यानी पेड़ों से टूटकर गिर जाएंगे, इसलिए उत्तर तथा पश्चिम की ओर वायुवृंती लगाना चाहिए, यानी वायु रोकने वाले साधन का व्यवस्था करना चाहिए। किस्में भारत में आम की 1,000 से अधिक जातियां पाई जाती है, यानी जो अपना भारत है उसमें आम की 1,000 से ज़्यादा अलग अलग तरह के आम हैं, जैसे बम्बई हरा। व्यावसायिक किस्मों में यह किस्म सबसे अच्छी पकने वाली किस्म है, यानी धंधे के रूप में अगर देखा जाए तो बम्बई हरा आम व्यावसायिक के तरीके से बहुत अच्छा पकने में है। पौधा लगाने के 4 वर्ष बाद फल आना शुरू हो जाता है, यानी जो बम्बई हरा किस्म है उसमें पौधा लगाने के 4 वर्ष बाद ही फल देने लगता है। ये डिब्बा बंदी के लिए अच्छी किस्म है। यह किस्म गुच्छा रोग से अधिक प्रभावित होती है, यानी इसमें गुच्छा रोग ज़्यादा आता है। लंगड़ा, यह उत्तर प्रदेश तथा बिहार की प्रसिद्ध किस्म है, यानी जो लंगड़ा किस्म है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध किस्म है। इस किस्म में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी जो लंगड़ा किस्म है उसमें विटामिन सी प्रचुर यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है।
इन फलों की भंडारण क्षमता अच्छी नहीं होती, यानी ये फल हैं जो लंगड़ा फल है, इसे हम ज़्यादा दिनों तक भंडारण करके नहीं रख सकते हैं। चौसा फल पकने पर पीलापन लिए हुए हरा रहता है, यानी जो चौसा फल होता है वो पक तो जाता है, लेकिन जब पकने पर वो पीलापन लिए हरा रहता है, यानी पकने पर पीला हो जाता है लेकिन फिर भी वो हरा रहता है। यह किस्म गुच्छा रोग से अधिक प्रभावित रहती है, यानी ये चौसा है उसमें भी गुच्छा रोग से अधिक प्रभावित रहती है। इस किस्म के फलों का गूदा अत्यधिक मीठा होता है, यानी जो फलें होते हैं उनका जो गूदा होता है वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है। अब नीलम, यह एक अधिक पकने वाली किस्म है, यानी जो नीलम है वो भी अधिक पकने वाली किस्म है। यह किस्म दक्षिण भारत में 2 बार फल देती है, यानी जो दक्षिण भारत है उसमें 2 बार फल देती है। इन फलों की भंडारण क्षमता अच्छी होती है, यानी जो नीलम किस्म है वो इनकी जो भंडारण क्षमता होती है वो अच्छी होती है। संकर जातियां, आम की प्रमुख संकर किस्में, यानी जो बहुत ज़्यादा चलने वाली प्रचलन में है उन किस्में की बात करते हैं। मल्लिका, नीलम गुणे दशहरी, आम्रपाली, दशहरी गुणे नीलम, रत्ना, नीलम गुणे अल्फेंजो, सिंधु, रत्ना गुणे अल्फेंजो, संकर 10, आक्र, अरुण, बेगन पल्ली गुणे अल्फेंजो, संकर 12, आक्रा, पुनित, अल्फेंजो गुणे बेगनपल्ली, मंजीरा, रूमानी गुणे नीलम, निरंजन, नीलम गुणे अल्फेंजो, स्वर्ण जहांगीर, चित्रा, स्वर्ण रेखा गुणे जहांगीर, संकर 117, रत्ना गुणे अल्फेंजो, आक्रा, अनमोल, अल्फेंजो गुणे जनार्दन, पसंद, आक्रा, नील किरण, अल्फेंजो गुणे नीलम। ये संकर जातियां मुख्य हैं, कुछ और आगे भी हैं। आम्रपाली, इस किस्म का विकास भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा किया गया, यानी जो आम्रपाली किस्म है उसको भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली द्वारा किया गया। इस जाति के पौधे बोने होते हैं, यानी जो आम्रपाली प्रजाति है उसके जो पौधे होते हैं उनकी ज़्यादा बढ़वार नहीं होती है, छोटे कद के रहते हैं। फलों में कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है, यानी जो आम्रपाली फल है उसमें कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। यह किस्म सघन बागवानी के लिए अच्छी रहती है। इसमें 1600 पौधे प्रति हेक्टेयर लगाए जा सकते हैं, यानी सघन यानी ज़्यादा पास लगाने के लिए इस प्रजाति को बहुत अच्छा माना जाता है। इसकी भंडारण क्षमता अंधी होती है, यानी जो भंडारण क्षमता होती है इसकी बहुत दिनों तक हम इसको भंडारण करके रख सकते हैं। मल्लिका, इस किस्म का संकरण नई दिल्ली IARI द्वारा किया गया है। IARI का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यह जाति गुच्छा रोग प्रभावित होती है, यानी जो जाति है इसमें गुच्छा रोग प्रभावित यानी ज़्यादा होता है। रत्ना, ये किस्म बेगुरला महाराष्ट्र से निकली गई है, यानी जो रत्ना किस्म है वो बेगुरला यानी महाराष्ट्र से निकली गई किस्म है। सिंधु, यह एक नई किस्म है, ये महाराष्ट्र द्वारा निकाली गई है, यानी ये जो सिंधु है वो नई किस्म तो है लेकिन इसे महाराष्ट्र द्वारा निकाला गया है। निरंजन, ये एक बेमौसमी किस्म है, यानी इसका कोई मौसम नहीं है कि कब लगेगी, ये बेमौसम है कभी भी आ जाती है। संकर 13, आक्रा पुनित, यह किस्म भारतीय उद्यान संस्थान बेंगलुरु द्वारा निकाली गई है। पौधे मध्यम बढ़वार वाले होते हैं, यानी ये किस्म है संकुर 13
जिसके पौधे होते हैं वो मध्यम बढ़वार यानी इनकी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होती है। आम की बहुभ्रूणीय जातियाँ। पोली एम्ब्रियोनिक, जिन जातियों के बीज में एक से अधिक भ्रूण पाया जाता है, जैसे कपापा, काई, बेलारी, चंद्रकरण, गोवा, ओलूर, चंद्रकिरण आदि। यानी जिन जातियों में अधिक बहुभ्रूणीय पाया जाता है उन्हें बहुभ्रूणीय जातियां कहते हैं। जैसे आम की बहुभ्रूणीय जातियों का प्रवर्धन बीज द्वारा अधिक उपयुक्त होता है। आम की व्यावसायिक विधि को वीनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा किया जाता है। यानी अगर हम व्यावसायिक विधि के द्वारा करते हैं तो उन्हें वीनियर ग्राफ्टिंग द्वारा किया जाता है। भेंट कलम बांधने का उत्तम समय फरवरी, मार्च व जून, जुलाई है। इस विधि से 80 से 85% तक सफलता मिलती है। यानी जो भेंट कलम है इससे 80 से 85% तक सफलता मिलती है। बाकी हम 25% कह सकते हैं या 15% की कुछ गड़बड़ी या गलती हो सकती है, नहीं सफल होगी। उत्तरी भारत में बोनी जाति जैसे आम्रपाली को 2.5 से 2.5 मीटर दूरी पर संकर जाति के पौधों का रोपण 6x6 मीटर के अंतर पर करते हैं। आम के पौधे लगाने का उचित समय जुलाई में अगस्त होता है। आम के पौधे लगाने के लिए वर्गाकार या आयताकार विधि अपनाते हैं। यानी जो वर्गाकार होती है और आयताकार विधि होती है उसे अपनाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कंटूर विधि अपनाई जाती है। यानी कंटूर किसी विधि का नाम है, उसे पर्वतीय क्षेत्रों पर अपनाई जाती है। नाइट्रोजन तत्व आम की बढ़ोतरी के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी आम की बढ़वार के लिए आम को नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। फास्फोरस की कमी से पौधे की वृद्धि रुक जाती है। अगर आम के पौधे में फास्फोरस की कमी होगी तो उसकी वृद्धि रुक जाएगी। बोरान की कमी से आम के फलों में ऊतक क्षय होता है। यानी जो बोरोन अगर कमी होगा तो उसमें ऊतक क्षय यानी वो जो फल होंगे वो खिलने लगेंगे। आम में पोटास की कमी से पत्तियों का आकार छोटा होता है। अगर आम के पेड़ में पोटास की कमी होती है तो पत्तियों का आकार क्या छोटा होगा। आम में फूल आते समय सिंचाई नहीं करनी चाहिए। अगर आम के पौधे में फूल आते हैं तो उसमें हमें सिंचाई नहीं करनी चाहिए। आम में अधिक नमी से चूर्णित आसित रोग का प्रकोप बढ़ जाता है। यानी चूर्णित आसित कोई रोग का नाम है, वो अधिक नमी यानी ठंडाई या पानी की वजह से रोग बढ़ जाता है। आम के छोटे पौधों की सिंचाई बले विधि से करनी चाहिए। यानी जो बले विधि है उसका मेरे को पता नहीं है, लेकिन जो बले विधि है उससे द्वारा आम की सिंचाई करनी चाहिए। आम के काट छांट का उचित समय अक्टूबर से दिसंबर है। यानी आम की जो कटाई छटाई है उसको हमें अक्टूबर से दिसंबर के समय में करना चाहिए। आम में स्व अनिश्चयता पाई जाती है। चौसा किस्म के परापण के लिए दशहरी अच्छी किस्म है। आम में परागण के लिए घर की भक्कियों का विशेष योगदान है। जब आम एक वर्ष फल आते हैं तथा एक वर्ष नहीं आते हैं या कम आते हैं तब इसे एकांतरिक फलन कहते हैं। अगर किसी आम के पेड़ में एक वर्ष तो फल आते हैं लेकिन अगले वर्ष कम आते हैं या आते ही नहीं है तो उसे एकांतरित फलन कहते हैं। कूरा कान आम का साल्ट सहनशील बहुभुनीय मूल व्रंत है। भूवेंडन और नेकरे भी साल्ट सहनशील मूल व्रंत है। आम में सघन घनत्व रोपण वृद्धि को कम करने के लिए व एकांतरित फलन से नियमित फल लेने के लिए मृदा में फेक्लोब्यूटाराजोल
5 ग्राम प्रति वृक्ष की मात्रा प्रयोग करते हैं, जैसे दशहरी। आम के निर्यात के लिए महत्वपूर्ण किस्में अल्फेंजो, केसर, गुलाब खास, सफेद पसंद व लाखन भोग है। यानी जे इसमें निर्यात के लिए इन 3-4 किस्मों का प्रयोग किया जाता है। आम में 99% तक द्विलिंगी फूल अधिक मात्रा में झड़ते हैं। यानी जो आम में होते हैं वो बता रहा कि 99%, यानी कि 100 में से 1% ही कम है जो कि द्विलिंगी फूल अधिक मात्रा में झड़ते हैं, यानी वो झड़ जाते हैं। केवल 0.1% या कम द्विलिंगी फूल फल से पकने तक रहते हैं। यानी वो बता रहा है 0.1% द्विलिंगी फूल फल से पकने तक रहते हैं, यानी जब फल तक पकेगा तब तक रहते हैं या विकसित करते हैं। यानी जो पेड़ होता है उनसे ये सब फल खिल जाते हैं। सिंधु एक बीज रहित किस्म है, यानी इसमें बीज कम रहता है या बहुत छोटा रहता है, जिसमें स्टेनोस परमो कार्पिक बहुभुणीयता पाई जाती है। आम का गुच्छा रोग उच्च सहनशील किस्म बम्बई ग्रीन है, यानी जो आम का गुच्छा है उसमें सहनशीलता के लिए बम्बई ग्रीन है, लगाना चाहिए। आम में मल्फोमेरसन के प्रतिरोधी किस्में बहादुरन, इलायची व आलिव है। आम में स्पंजी ऊतक, उच्च तापक्रम, मृदा उपचार तथा उच्च वर्षा के द्वारा होता है। जल्दी हार्वेस्टिंग व छोटे आकार के फल स्पंजी ऊतक से बच जाते हैं, यानी जो स्पंजी ऊतक है उस बीमारी से छोटे आकार या जल्दी पकने वाले फल पक जाते हैं। आम की दशहरी किस्में आंतरिक ऊतक 6 में सहनशील है। आम पर परागित फसल है। यह विषम युग्मजी फसल है। आम में पर परागण मूसा डोमेस्टिका द्वारा होता है। आम की रोसिका किस्म उत्परिवर्तित है। गुच्छा और स्पंजी ऊतक अप्रभावी जीन द्वारा नियंत्रित रहते हैं। बहुभुणीयता गुच्छे में फसल प्रभावी जीन द्वारा नियंत्रित रहती है। आम अग्रकलिकाओं पर फूल तथा फल उत्पन्न करता है। आम में गुच्छा रोग माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है। आम में आंतरिक ऊतक 6 रोग बोरान की कमी से होता है। आम का फल फूल आने के 90 दिन बाद पक जाता है, यानी फल और फूल आ जाते हैं उसके 90 दिन बाद पक जाता है। आम में तना भेदक कीट का भी प्रकोप होता है, यानी तना को छेदने वाला कीट का भी प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नूरबाक्रान या मेलाथियान के 0.05 से 0.1% घोल का छिड़काव करते हैं या सल्फास की गोलियां छिद्रों में रख कर बंद कर देना चाहिए। आम के फूलों को पकाने के लिए इथेनॉल नामक रसायन का प्रयोग करते हैं। आम के फलों को गिरने से रोकने के लिए नेफ्थलीन एसिटिक एसिड NaA या 2.481 ppm या 2% यूरिया के घोल का छिड़काव करना चाहिए। आम का चेपा उत्तर प्रदेश में आम को अधिक हानि पहुंचाता है। ये कोमल शाखा के तथा फूलों के डंठलों पर फरवरी से मई तक चिपका हुआ पाया जाता है।
आम के चेपा नियंत्रण के लिए नुर्वाक्रान 0.04% या डाइजीनाना 0.05 का छिड़काव करना चाहिए। आम का चूर्णित आसिड का नियंत्रण गंधक 0.2% घोल छिड़कने से इसको नियंत्रित किया जा सकता है। आम का श्याम वर्ण रोग कोलेट्रोट्राइकम जाति के कवक द्वारा होता है। गुच्छा रोग का प्रकोप भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में अधिक होता है। गुच्छा रोग के नियंत्रण के लिए नेफ्थिलीन एसिटिक अम्ल NaA 200 ppm का अक्टूबर माह के दूसरे सप्ताह में छिड़काव करना चाहिए। आम का काला सिरा रोग भट्टे से सल्फाइड डाई ऑक्साइड एसिटिलीन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस द्वारा होता है। आम की पत्तियों का झुलसाना रोग क्लोराइड आयन की अधिकता से होता है। अब हम केला की फसल के बारे में पढ़ेंगे कि केला में कौन कौन से अच्छे बीज होते हैं, कौन कौन सी बीमारियां आती है और किस जगह पर केला अच्छा उत्पादन होता है। केला को इंग्लिश में बनाना कहते हैं और इसका वानस्पतिक नाम मूसा स्पेंटम या मूसा पेराडिसिए का है। कुल इसका जो केला है उसका कुल है मुजेसी है। उत्पत्ति स्थान दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी जो केला है उसका उत्पत्ति स्थान है दक्षिण पूर्वी एशिया है। गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 2 है। भारत का केले के उत्पादन में प्रथम स्थान है, यानी जो विश्व है उसका भारत देश का केला उत्पादन में प्रथम स्थान है। केले में 17% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, यानी जो केला होता है उसमें 17% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। केले में विटामिन A, B तथा C उचित मात्रा में पाए जाते हैं, यानी जो केला होता है उसमें विटामिन A, B, C अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। भारत में केले के उत्पादन में तमिलनाडु का प्रथम स्थान है, यानी जो भारत देश है उसमें केला उत्पादन में तमिलनाडु का प्रथम स्थान है। केला उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। केले का तना प्रकंद या राइजोम भूमिगत होता है। केला एक बीजपत्री पौधा है। केले में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक, प्रोटीन और वसा की मात्रा कम होती है, यानी जो केला होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट है उसकी मात्रा तो अधिक यानी अच्छी होती है, लेकिन प्रोटीन और वसा की मात्रा कम होती है। केले की अधिकांश किस्में त्रिगुणित होती है। सब्जी की किस्म मंथन में सिर्फ ग्लूकोज पाया जाता है, यानी जो केला है उसकी सब्जी भी बनाई जाती है, उसका प्रयोग सिर्फ मंथन में किया जाता है। केले की कुछ किस्में पालारोधी होती है, जिसमें यानी पाला का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। केले की अच्छी वृद्धि के लिए 10 से 40 डिग्री सेल्सियस वार्षिक तापमान की जरूरत पड़ती है। भारत में केले का प्रवर्धन अंततः भूस्त्री तने द्वारा किया जाता है। उत्तरी भारत में रोपण का समय वर्षा ऋतु के है। मालाबार में सितंबर अक्टूबर में रोपण करते हैं। महाराष्ट्र में बसराई किस्म की रोपाई का उपयुक्त समय मार्च अप्रैल माह है। अब 2.5 से 3 मीटर केले की अधिक बढ़ने वाली जातियाँ, 1.8 2.5 मीटर केले की कम बढ़ने वाली जातियाँ। रोपण करते समय संकर की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर ठीक रहती है। कैल्शियम की कमी से पुरानी पत्तियां पीली पड़ जाती है, यानी जो केला होता है उसमें कैल्शियम की कमी की वजह से जो पुरानी पत्तियां होती है केले की वो पीली पड़ जाती है।
और ऊतक 6 में बदल जाती है और टूटने लगती है। केले के पौधों में लोहे की कमी से पत्तियों के बीच हरिमाहीनता हो जाती है। यानी जो पौधा होता है उसमें लोहे की कमी की वजह से जो पौधों की पत्तियां होती है उनके बीच में हरिमाहीनता हो जाती है। केले में पोटास की अधिक मात्रा प्रयोग की जाती है। यानी जो केला होता है उसमें पोटास की ज़्यादा मात्रा का प्रयोग करना पड़ता है। ढलवा ऊंचे नीचे क्षेत्रों में सिंचाई छिड़काव विधि से करते हैं। यानी जो ढलवा और ऊंचे नीचे क्षेत्र होते हैं उनमें सिंचाई छिड़काव विधि से करते हैं। केले के बाग में वर्षा ऋतु में मिट्टी चढ़ानी चाहिए। यानी जो केला का बाग है उसमें जब वर्षा ऋतु होती है उसमें हमें उसके ऊपर मिट्टियाँ चढ़ानी चाहिए। केले में वनस्पतिक अनिषेक जनकता पाई जाती है। केले के पौधे में रोपण के 9 से 12 माह बाद फूल आना शुरू हो जाते हैं। यानी जो केला का पौधा है उसमें रोपण के बाद 9 से 12 महीने बाद फूल आना शुरू हो जाते हैं। केले का फल बेरी होता है। यह क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। उन्नतशील किस्में यानी जो केला है उसकी क्या क्या उन्नतशील किस्में हैं? हरिया हाल, पूबन बसराई, ड्यूवार्फ, केवेंडिश, नेंद्रम, सफ़ेद बेलबी, लाल केला, को वन आदि हैं। यानी जो उन्नतशील किस्में हैं केला की वो इतनी सारी की उन्नतशील किस्में हैं। ग्रास मीचेल, स्यूडोस्टेम केले का भूमि से ऊपर का भाग जो तने के रूप में रूपांतरित हो जाता है राइजोम कहलाता है। केले के पुष्प क्रम को स्पेडिक्स कहते हैं। केले की कोम्ब्यूटर एक किस्म का मादाजनक केलार लाइन है। केले के उच्च घनत्व रोपण के लिए 3000 से 4500 पौधे प्रति हेक्टेयर आवश्यक होते हैं। केले में इम्प्रॉपर बंच फिलिंग पोटेशियम की कमी से होता है। केले में सीगा टोका एक भयंकर रोग है जो 1913 ईस्वी में फिजी की सीगटोका घाटी में सबसे पहले देखा गया था। केले के नेंद्रम किस्म चिप्स बनाने के लिए उत्तम रहती है। अब जो केला है उसमें कौन कौन से रोग आते हैं? केले में पनामा मलानी रोग कवक द्वारा होता है। बंची टाप एक विषाणु जनित रोग है जो माहू द्वारा फैलता है। पनामा रोग फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम कवक द्वारा होता है। पाणाचिति रोग माइको स्पेरिल म्यूजिकोला कवक द्वारा होता है। केले की बसराई किस्म बंगाल में साल भर में 3 बार फल देती है। यानी जो केला है बसराई किस्म का वो बंगाल में साल भर में 3 बार फल देती है। भारत में प्रति हेक्टेयर केले की ऊपर 10 टन प्रति हेक्टेयर होती है। यानी जो ऊपर में उपज होती है वो 10 टन प्रति हेक्टेयर के समथिंग होती है। केले को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एब्रेल का प्रयोग करते हैं। यानी जो केले को कृत्रिम रूप से पकाते हैं तो एब्रेल का प्रयोग करते हैं। इससे इथाइलिन गैस निकलती है। यानी जो एब्रेल है उसे इथाइलिन गैस निकलती है। केले का भंडारण 13 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तथा 85 से 95% अपेक्षित आर्द्रता पर 3 सप्ताह की अवधि के लिए किया जा सकता है। केले के फल को पकाने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। फलों का गुच्छा
आने के बाद पौधों को ऊपरी भाग भारी हो जाता है। इसके लिए लकड़ी की बल्ली या दो बांसों से कैंची बनाकर सहारा देते हैं। इस क्रिया को प्रोपिंग कहते हैं। यानी कि जब जो केला होता है उसके फल भारी हो जाते हैं तो उनमें गिरने का डर रहता है। इसके लिए हम फलों को सही सलामत और पेड़ों को टूटने से बचाने के लिए हम उनमें लकड़ियों या फिर बल्लियों या फिर बांस की बल्लियों द्वारा हम उसे बांध देते हैं, जिससे कि जो पेड़ होता है वो टूटे ना। अब हम जानेंगे पपीता के बारे में। पपीता का इंग्लिश में पपाया कहते हैं। इसका वानस्पतिक नाम केरिका पपाया है और इसका कुल है केरिकेसी है। गुणसूत्र संख्या 18 से 36 है। भारत में उगाए जाने वाले फलों में पपीते का मुख्य स्थान है। यानी अब जो भारत है, देश है, उसमें उगाने वाले फलों में पपीते का मुख्य स्थान है। पपीते की फसल भूमध्य रेखा के 32 डिग्री सेल्सियस उत्तर और दक्षिण रेखा के बीच ली जाती है। पपीता 1 वर्ष के अंदर फल देने वाला पौधा है। यानी पपीता क्या 1 वर्ष के अंदर फल देना चालू हो जाता है। पपीते के फल में प्रोटीन, खनिज तथा विटामिन ए, बी व सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी जो पपीता का पौधा होता है उसमें प्रोटीन, खनिज तथा विटामिन ए, बी व सी प्रचुर मात्रा में यानी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। पपीते में पपेन अल्केलाइड पाया जाता है। पपेन पाचन शक्ति बढ़ाने में अत्यंत लाभदायक है। यानी पपीता को अगर हम सेवन करते हैं तो उससे हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है। पपीता उष्ण तथा उपोष्ण जलवायु का पौधा है। व्यावसायिक रूप से 3 वर्ष तक के वृक्ष से फल ले सकते हैं। यानी व्यावसायिक तरीके से हम जो पपीता का पौधा है उससे हम 3 साल तक फल ले सकते हैं। पपीते में नर, मादा तथा उभयलिंगी 3 प्रकार के फूल पाए जाते हैं। पपीते की अधिकांश जातियों में 50% पौधे ही फल उत्पन्न कर पाते हैं। यानी जो पपीता है उसकी ज़्यादातर जातियों में से 50% पौधों में ही फल लगते हैं। पपीते में मायरोसिन एंजाइम पाया जाता है। पपीते की बागवानी के लिए 250 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। यानी जो पपीता है उसकी बागवानी के लिए हम 250 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। पौधे 2 महीने में रोपाई के योग्य हो जाते हैं। यानी हम बीज बनाने के बाद 2 महीने में वो लगाने योग्य हो जाते हैं। पपीते में सिंचाई बेसिन विधि से करते हैं। यानी जो बेसिन विधि है उससे हम पपीते में सिंचाई करते हैं। नर पौधों को सिर्फ परागण के लिए प्रयोग करते हैं। पपीते के पौधे एक लिंगाश्रयी किस्मों को एक मादा पौधा एक गड्ढे में रोपते हैं। पपीते की किस्में 16 उभयलिंगी होने के कारण उसमें स्वनिषेचन के बाद अपने गुणों को बनाए रखने की काफ़ी क्षमता होती है। पपीते की फसल में जिबरेलिक अम्ल की 50 ppm का छिड़काव करके मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करते हैं। गहरे रंग के बीज हल्के रंग की अपेक्षा अधिक मादा व उभयलिंगी पौधे उत्पन्न करते हैं। पपीते की अच्छी देखभाल करने से पौधे लगाने के 10 से 14 माह पश्चात फल पककर तैयार हो जाते हैं। व्यावसायिक रूप से पपीते का प्रवर्धन बीज द्वारा किया जाता है। पपीता 1000 मीटर की ऊंचाई तक सुगमता से उगाया जा सकता है। किस्में पूसा नन्हा, बसिंगटन, पूसा मेजेस्टी, कुगर्ग, हनीड्यू, पूसा डावर्क, पूसा डेलियस, पूसा जायंट, सांता क्रूज,
जायंट कोम्ब्यूटर, 2 कोम्ब्यूटर, 1, 3, 4, 5, 6 पंत, पपीता आदि। अब जो रोग है पेराडीनिया, पपीते की नर्सरी में भयंकर रोग कवक द्वारा होता है। पपीते में एंथ्रेक्नोज, कोलेटोट्राइकम, ग्लाइयोस्पोरोडिस कवक द्वारा। पपीते में पर्णकुंचन रोग विषाणु द्वारा होता है। पर्णकुंचन रोग माहू तथा सफेद मक्खियों द्वारा फैलता है। पपीते की सबसे अधिक उपज नए पौधे से प्राप्त होती है। पपेन, कच्चे पपीते के फल का सुखाया हुआ दूध है। पपीते में औषधीय गुण पेपन के कारण होता है। अब जो पपीता है उसमें औषधीय गुण पपेन के कारण होता है। अन्य रोग, अब जो पपीता है उसमें कौन कौन से रोग आ सकते हैं? पपीते की नर्सरी में आर्द्र गलन रोग का प्रकोप होता है। आर्द्र गलन रोग पिथियम एफिनिडर्मेटम द्वारा होता है। पपीते की स्पीशीज केरिका, कैंडा मार्सेनिस व केरिका पेंटागोना पाला से प्रतिरोधी है। पपीते की स्पीशीज केरिका, कोलीफोरो केरिका, कैंडा मार्सेंसिस विषाणु के प्रतिरोधी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने छोटे भाई को या अपने टीचर को थोड़ा बहुत सपोर्ट करें। धन्यवाद।